हाँ तो भैया बहनों, आज आपके सामने है उदाहरण नंबर 1। अगली प्रश्नावली का कि दिखाइए कि 2.15278 एक परिमेय संख्या है, या 2.15278 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक और क्यू नॉट इक्वल 0। देखो, इसका हल क्या होगा। 2.15278 की दशमलव हटाएंगे अपन तो कितने अंक छोड़ के दशमलव लग रहे हैं, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए अपन नीचे। ठीक है, अब ये दशमलव वाली संख्या नहीं, अभी भिन्न के रूप में आ गया, पी बटे क्यू के रूप में, अतः यह एक परिमेय संख्या होगा। सीधा सा समझ में आ रहा है। दशमलव हटाया, पी बटे क्यू के रूप में आ गया, जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, और क्यू नॉट इक्वल 0 है, तो यहाँ तो 0 तो है ही नहीं है, तो पूरी संख्या है आपकी। अगला उदाहरण है, दिखाइए कि 0.888 इसके बाद डेढ़ डेज बराबर 0.8 के ऊपर बार का निशान लगाया हुआ है, मतलब 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक और क्यू नॉट इक्वल 0। देखो, इसको बहुत सीधा सा सवाल है, इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो अपन इसको कैसे करेंगे। माना x बराबर 0.888 डैश डैश बराबर 0.8 के बाद ऊपर बार लगा हुआ है, ये समीकरण 1 हो गया। एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे, मतलब एक जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, मतलब 10 से गुणा करेंगे, और दो अंक की पुनरावृत्ति को उससे 100 से गुणा करेंगे। देखो, अगले उदाहरण देखोगे आप, प्रश्नावली के उदाहरणों में है ये सवाल, आपको ये करना सीखना है। तो देखो, इस x को अपनों ने इसके बराबर माना, 10 से गुणा करा इसका, तो 10x हो गया, और इसका इधर भी 10 से गुणा करा, तो ये 0.888 बार बार था, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो कितने 8 थे, यहाँ पे 4 8 थे, तो 4 जीरो लगा दिया आपने। एक जीरो से एक जीरो कट गई, बच्ची 3 जीरो, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया आपने। तो देखो, ये आ गया 10x बराबर 8.888। 10x बराबर 8.88, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे अपन, तो यहाँ पे 10x है, यहाँ पे x है, 10x में से एक x गया, 9x बचे, और इस इधर 8.888 में से 0.88 जाएगा, तो ये कितना बचेगा। ये 8 में से ये 0.8 वाले घट जाएंगे, तो ये 8 में से 0 गया तो 8 बचा है, 8.0 बचा है, तो x बराबर 8/9, ये p बटे q के रूप में आ गया आपके। ठीक है, अगला सवाल, उदाहरण नंबर 4। दिखाइए कि 0.1233 के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ इस एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही, पर आगे के दो अंक ऐसे कैसे ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पर पीछे का जो लास्ट अंक है इसकी पुनरावृत्ति है, मतलब 3 आ रहा है बार बार, को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक और क्यू नॉट इक्वल 0। देखो, इसको भी ऐसे ही, इसको x बराबर यहाँ मान लिया अपने समीकरण 1 के दोनों ओर 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो अंक ऑलरेडी है पहले, इन दोनों अंकों को हटाएंगे अपन, तो दोनों अंकों को हटाने के लिए कैसे गुणा करेंगे, इसका 100 से गुणा करेंगे। 100 से दो अंकों की एक अंक की पुनरावृत्ति पर आगे दो एक्स्ट्रा आ रहे, तो इन दोनों को हटाने के लिए 100 से गुणा करा आपने, दो जीरो वाली संख्या से, तो इधर 100 का इस एक से गुणा हो तो 100x हो जाएगा, इधर 100 का गुणा 100 गुणा ये लिख रखा मैंने कोष्टक के अंदर 0.1233 के ऊपर बार लगा 3 की पुनरावृत्ति। अब दशमलव हटाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी, 5 जीरो से 2 जीरो कट गई, बची 3 जीरो, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिए, समीकरण 2 आएगी। अब इसी समीकरण 2 में देखो एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अब 3 ही आ रहा है ना, बस 12 तो इधर ले लिया अपनों। अब इस 12 को इधर लेने की 100 से गुणा करा था, अब ये 3 एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही, फिर वास्तविक क्या करेंगे, समीकरण 2 को दोनों 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने के बाद इधर 100x का 10 से गुणा होगा तो 1000x हो जाएगा, इधर 10 गुणा, इसको कोष्टक में लिख रखा मैंने 12.33 को, तो ये 12 दशमलव हटाया तो ये आपके आ गया 3 अंक छोड़ गए, तो 3 जीरो लगा दी, एक जीरो से एक जीरो कट गई आपके, अब 2 जीरो बची, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगे, तो 123 दशमलव ये 3 ये पुनरावृत्ति हो रही है, तो एक एक्स्ट्रा एक और 3 लिख दिया, समीकरण नंबर 3 आएगी। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। देखो, समीकरण 3 में क्या आ रहा है, 123.33 आ रहा, और समीकरण 2 में क्या आ रहा है, 12.33 आ रहा, तो ये 3 में से 3 घट जाएगा, 123 में से 12 गए आपके। देखो, इधर माइनस कर रखा मैंने, 123 में से 12 गए, 111 बचे, इधर 1000 में से 100 गया तो 900 आया, तो x बराबर 1000/900, इसको काट दिया 3 के पारे से, 3 तिया 9, 2 बचे 21, 3 नम 27, और 3 तिया 9 37 बटे ये p बटे q के रूप में आ गया, ये भी परिमेय संख्या आएगी। इसके बाद आता है आपका अगला उदाहरण क्या, अगली संख्या, जिसे आप दशमलव की संख्या समझ रहे थे ना, वो समझ लो आप, इसमें प्रॉपर हो जाएगा। देखो, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवांछनीय आवृत्ति
वह एक परिमेय संख्या होती है। वह दशमलव संख्या जिसका प्रसार शांत हो या अनवासनीय आवर्ती भी कहते हैं उसे। आवर्ती मतलब एक अंक की, जैसे यहाँ पे ये सब शांत है और पी बटे क्यू के रूप में आ गए ना। अनवासनीय आवर्ती है मतलब एक जैसी आवर्ती, यूँ नहीं कि एक अंक दूसरा आ गया ना फिर उसके बाद, जैसे वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत और अनवासनीय आवर्ती कहलाएगी, वह एक परिमेय संख्या होगी जिसको पी बटे क्यू के रूप में होती है। अब एक और एक अन्य संख्या का उदाहरण लेके मैंने समझा रखा है। माना कि एक संख्या ले ली अपनों ने, देखो 0.15 फिर 0 फिर 1.5 फिर 00 फिर 1.5 फिर 000 फिर 1.5 और फिर 40, मतलब अनंत पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, एक जैसी आवर्ती नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना, अनावर्ती पर विचार करते तो हम पाते हैं कि किसी भी प्रकार से p बटे q के रूप में q नॉट इक्वल 0 के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते इस संख्या को। अतः इस प्रकार की संख्या के इस विशेष गुण के कारण इन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं और इनका दशमलव प्रसार अनवासनीय अनावर्ती होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो आवर्ती लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनावसनीय अनावर्ती, तो ये अपरिमेय संख्या है। कुछ अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण जैसे √2 √3 के दशमलव प्रसार पर हम विचार करते हैं। तो √2 का दशमलव प्रसार निकालेंगे ना अपन, तो 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 और √3 का 1.7 3 2 0 5 0 8 0 7 5 6 ऐसे इसका अनावसनीय अनावर्ती होगी, मतलब आता जाएगा, एक जैसा नहीं आएगा। और इनमें एक जैसा आ रहा था। अभी इधर वाले सवाल कर रहे थे अपनों ने, इनमें क्या देखा कि एक जैसा प्रसार आ रहा था, जबकि इसमें एक जैसा प्रसार नहीं आ रहा है। अब आपने पूछा है प्रश्न वाली 1.2 का प्रश्न नंबर 3, संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार स्थान निरूपित करेंगे। तो इसके लिए एक संख्या रेखा खींचेंगे अपन। ये आपका शून्य पूर्णांक है, इधर धनात्मक पूर्णांक है 1 2 3 और इधर माइनस के 1 2 और माइनस के 3 ले लिया। अब मैंने यहाँ पर लिया 2 मात्रक लंबाई की आधार भुजा, यहाँ से यहाँ तक 2 मात्रक इकाई दूरी ले ली है और आधार भुजा व एक मात्रक लंबाई वाला, इधर एक मात्रक लंबाई वाली भुजा को लंब ले लिया। ये तो आधार हो गया इसका और ये लंब हो गया। अब अपन जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज OAB में OAB पे विचार करते हैं। पाइथागोरस में क्या है समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग, ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो गया आपका। तो कर्ण का वर्ग बराबर OB का वर्ग बराबर आधार का वर्ग OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग, लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग इधर से ये वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, OB रह जाएगा और इधर रूट के ऊपर इधर रूट में आ जाएगा। तो OA का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई दूरी, 2 का वर्ग हो जाएगा और इधर AB का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई दूरी लिए तो 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा आपके √5 आ गया। तो आकृति में अब आकृति में OB क्या है आपका √5 आ गया, O से B कितना आ गया √5 आ गया। √5 को एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर आपको OB त्रिज्या का, ये O से B तक त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटेगा। अब यहाँ से आपको, मेरे पास प्रकार नहीं है तो आप प्रकार की नोक को यहाँ पर रखकर पेंसिल वाली नोक को यहाँ पर रख के ऐसे चाप घुमा देना, तो ये आपका लगभग यहाँ पर √5 आ जाएगा। ऐसे एक चाप घुमा देना, यहाँ से इस बिंदु से घुमाना आप, तो यहाँ से इस पर उतार देना, ये आपका संख्या रेखा पर बिंदु P और इस बिंदु P पर आपके √5 आ जाएगा। इस चाप खींचा जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है, तब बिंदु P संख्या रेखा पर √5 का स्थान निरूपित करेगा। आज का ये वीडियो है और ये सवाल आपने पूछे थे मैंने बता दिए, पर इन सवालों को विशेष ध्यान रख के इनको करना सीखना है। और ये भी इम्पोर्टेंट था तो आपने पूछ लिया, इसमें अपन √2 ऐसे √3 का भी स्थान निरूपित कर सकते हैं। √2 के लिए आधार भी 1 ले लेना और लंब भी 1 ले लेना, क्योंकि 1 का वर्ग 1 है और 1 का वर्ग 1, और इसके लिए आपको आधार लेना पड़ेगा √2। √3 के लिए आधार हो जाएगा √2 आधार और लंब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस बेस पे करना है। ये प्रश्न वाले उदाहरण में दे रखे हैं दोनों सवाल, आप इनको वहाँ से समझ सकते हो, ये उदाहरण के सवाल है। और समझ में आए तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इसको। ओके।